मम्मी जी जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर ताली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आए। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी मम्मी जी की शह पर। अब आशी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनिता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी, इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। यह मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घरों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती है तुरंत बना के देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती है, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ता देती है, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती हैं वो साड़ी। निधि दीदी नंद को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती है तुरंत बना के देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती है, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ता देती है, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती हैं।
वो साड़ी निधि दीदी नंद को ये कहकर दिया तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेट और पेंशन का ताना देती हैं, माफ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी आपको, मैं अपने हाथ से खाना खिलाती भी बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने, इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है, पता नहीं संजय गए। और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी ही ने। सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था, बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी आपको, मैं अपने हाथ से खाना खिलाती भी बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने, इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है, पता नहीं संजय गए। और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी, ये तो आपको याद होगा। और आशी छोटी हो सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए, मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे, खेलकर घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बागली झांके लगी, कहीं सास को उससे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में। और शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी, ये तो आपको याद होगा। और आशी छोटी हो सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए, मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे, खेलकर घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बागली झांके लगी, कहीं सास को उससे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रख कर खिदमत करने में बहुत फर्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जाता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर की अरोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी एहसास हो गया था, शाम का वक्त था, फोन की घंटी बजी, रिया ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताई जा रही थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर? रिया बोली, आप मेरी बात तो सुनिए, लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। रिया के इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी, और फिर माफी मांगकर उसने फोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फोन ने मानो रिया को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं बैठी रिया की सास ललिता जी बोली, बहू क्या तुम्हारे मायके वाले का फोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? जरूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। रिया मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता।
आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था, तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन ललिता जी की बेटी बबीता का फोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़कर न्योता देती है, जबकि एक ढेले का काम नहीं करती, सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देने समय खुद आगे बढ़ जाती है, बड़ी चालाक है। बबीता बोली, अब क्या बताऊं माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती हैं, ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती हैं। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में रिया आए और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। रिया समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। ललिता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ, तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोर बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान औरतों की लीला, औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मूक दर्शक की भांति होते हैं। तभी रिया अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर बाबू बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू। तभी कमरे में रिया आए और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। ललिता जी ने फोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। रिया समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। ललिता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ, तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति किशोर बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान औरतों की लीला, औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मूक दर्शक की भांति होते हैं। तभी रिया अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। किशोर बाबू बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। ललिता जी तिरछी नजर से किशोर बाबू को देखी। ललिता जी बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ न कुछ गलती कर ही देती है। रिया बोली, मम्मी जी जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती हैं। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए मुझ में और उस अनजान रॉन्ग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया? ललिता जी बोली,
भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा किया करो। रिया बोली, मम्मी जी पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ, क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा? या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज उठाती हैं वही मेरे लिए क्यों नहीं करती? वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर रिया वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर फिर वो झूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि कामवाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर रिया बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। रिया अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो रिया की आंख लगी थी, अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसके पति विवेक बोले, रिया क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? रिया हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। विवेक बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दों पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये बात विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। रिया सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई, दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर ललिता जी ने चाय की फरमाइश की। रिया चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है, वहाँ तक तो ठीक है। आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फोन करके मेरी शिकायत की। मान जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। किशोर बाबू आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देखने लगे तो ललिता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है? अरे तुम तो हर रोज एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। रिया हंसकर बोली, मुझे मालूम ना था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं, एक मास्टरनी मिलेंगी जो हर रोज मेरी क्लास लेंगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब विवेक आए तो ललिता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसे हो सकती है। कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। विवेक बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए। अब जो कुछ है आपस में दोनों निपट लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। रिया कोई भी काम करती थी तो ललिता जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोका टाकी रिया को बुरी लगती थी। अगले दिन विवेक के घर से जाते ही वो फिर शुरू हो गई। एक रोज रिया अचार बना रही थी और फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। ललिता जी वहां आए और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सखी से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ में करने लगी। रिया फोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए। लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती है और फिर पूछती है कि जीत कर आए हो या हार के, ये तो नाइंसाफी है।
पास में बैठे किशोर बाबू हंसने लगे तो ललिता जी ने आंखें दिखाई। रिया बोली, मम्मी जी, आपको दीदी नंद पर कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती हैं, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती हैं। पर आप हैं कि जिम्मेदारी तो मुझे दे देती हैं, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती हैं। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोकझोंक में रोज समय कट जाता था। किशोर बाबू दर्शक की तरह देखते और जरूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज विवेक घर में थे। ललिता जी फिर शुरू हो गयी। विवेक कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ, शुरू में आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था, अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियां दी हो तो भरोसा भी रखो, आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी। इतना बोलकर विवेक भी कमरे में चले गए। किशोर बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है, क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अब तो घर में जब भी फोन की घंटी बजती और अगर रिया फोन उठाती तो ललिता जी उसकी तरफ देखती थी। रिया मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से बेचारी का उस दिन फोन लग गया होगा। उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली, आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगी हैं। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर रिया उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज बबीता के घर से उसकी सास का फोन आया और उन्होंने ललिता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूंगी, आप कृपा करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूंगी आगे से आप ऐसा नहीं करेगी। रिया ने आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर ललिता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन ललिता जी बहुत खामोश रहीं। बेटी का फोन आता वो ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन रिया उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी, दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाए। आप भरोसा रखिए, जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। ललिता जी बोली, बहू, मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाए। रिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती हैं, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही ललिता जी ने रिया को गले से लगा लिया और रिया ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख में बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला।